वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का संजीव डेस्क वर्क का मॉडल पेपर है, साथ ही ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एक मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट के साथ प्रोवाइड किया गया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये भी हमारा 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर होने वाला है, साथ ही इसका पूर्णांक भी 80 नंबर का होने वाला है। चलो इसके जितने भी सवाल है उनको एक बार देख लेते हैं। इस बार हमें जो एबेसद पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनकी संख्या 18 होने वाली है। पहले 15 पूछे जाते थे, इस बार हमें 18 पूछे जाएंगे। साथ ही जो खाली स्थान है वो पहले हमसे केवल 7 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, इस बार हमें 6 पूछे जाएंगे। यानी अगर हम प्रश्नों की बात करें तो इस बार एबेसद है और खाली स्थान के हमें 24 प्रश्न देखने को मिलेंगे, पहले हमें 22 ही देखने को मिलते थे। चलो पहला प्रश्न देखते हैं, जिसके अंदर हमें 18 एबेसद है, इनके हमें आंसर करने हैं। पहला सवाल है 1834 में इस राज्य की पहल पर जोल वेराइन शुल्क संघ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी प्रेसा के आधार पर ही ये शुल्क लागू किया गया था। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, जिसके अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये हमारा 1972 के अंदर लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, यानी ऐसा कौन सा उद्योग है जो कच्चे माल के लिए चूना पत्थर को प्रयोग में लेता है, तो वो हमारा हो जाएगा सीमेंट उद्योग, जो चूना पत्थर को काले पत्थर को किसके कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। अगला है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, तो सबको पता है कौन सा होगा, सड़क परिवहन सबसे ज्यादा है। अगला है, निम्न में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक विकसित की गई थी, तो वो किसके अंदर थी, चीन के अंदर सबसे पहले मुद्रण यानी पैसे छापने की तकनीक शुरू की गई थी। अगला है, जेम्स वोट द्वारा, यानी इन्होंने क्या किया था, भाप के इंजन का आविष्कार किया था। किसका, भाप के इंजन। तो हमें बताना है जेम्स वोट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया था, यानी इन्होंने आविष्कार किया, लेकिन इससे जो उत्पाद बनाया वो सबसे पहले किसने बनाया था, मैथ्यू बुल्टन ने सबसे पहले इसका उत्पादन शुरू किया था। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो हमें बताना है 4 में से ऐसा कौन सा देश था जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उनमें जो देश मित्र राष्ट्र थे उनमें शामिल नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जर्मनी, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस तो था लेकिन जर्मनी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 है, आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी, तो रस सुंदरी देवी थी, उन्होंने ये आत्मकथा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो वो बना था 1948 के अंदर बना था। भारत 1947 के अंदर बना था और श्रीलंका 1948 के अंदर बना था। चलो अगला सवाल है, निम्नांकित में से संघ सूची का विषय नहीं है, तो इसके अंदर हो जाएगा हमारा शिक्षा, जो संघ सूची का विषय नहीं है। अगला है, भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो किसके द्वारा की गई है, पंचायती राज की संस्थाएं हैं जो महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था करती है। अगला है, भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था है, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर बहुदलीय व्यवस्था है। निम्नांकित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लोकतंत्र। किसके अंदर किया जाता है, लोकतंत्र के अंदर किया जाता है। अगला है, विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगी हमारी राष्ट्रीय आय, जिसके आधार पर ही क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय नहीं, इसके अंदर प्रति व्यक्ति आय होगा हमारा आंसर। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही देश का जो विकास है वो सुनिश्चित किया जाता है। अगला हो जाएगा हमारा 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से करेंसी नोट जारी करता है, तो कौन करता है, हमारा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, यानी कीमत में कमी का अधिकार उपभोक्ता को नहीं है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था है, तो वो हो जाएगी हमारी विश्व व्यापार संगठन, जो क्या करता है, इसको उदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है हमारा एबेसेद है, जो हमसे कितने पूछे जाएंगे, 6 पूछे जाएंगे। पहला है वियना सम्मेलन 1815 की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसमें आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, तो कौन सी है, वो हमारी चावल क्या हो जाएगी, मुख्य खाद्यान्न फसल हो जाएगी। दो देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय। जब भी दो देशों के बीच कोई व्यापार होता है तो उसको हम अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। अगर एक देश के अंदर हो तो अंतरराज्य व्यापार कहलाता है। लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ की राय से शासन करना नहीं है, यानी बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। एक व्यक्ति का प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, वो कौन सी हो जाएगी, हमारी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है, यानी आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। यानी क्या करोगे, जो भी वस्तु आयात होगी उस पर कर लगा दोगे, तो इससे क्या होगा, जो भी व्यापार हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला हमें बोला है प्रश्न, अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेजी से फैली, तो इसके अंदर हो जाएगा हमारा रिंडरपेस्ट, यानी मवेशी, यानी जो जीव जंतु है हमारे, उनके अंदर कौन सी बीमारी फैली थी, मवेशी प्लेग नामक बीमारी फैली थी। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, उपयुक्त कथन किसका है, यानी ये कथन किसने दिया था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है, तो ये मार्टिन लूथर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, मार्टिन लूथर के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था, तो बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका चलाई थी जेम्स ऑगस्टस ने। अगला है क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा जो पश्चिमी बंगाल है उसके अंदर स्थित है। भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया था, तो भारत का जो सूती वस्त्र का उद्योग सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, मुंबई के अंदर लगाया गया था। भारतीय रेलवे को कितने खंडों में विभाजित किया गया है, तो उसको 18 खंडों में विभाजित किया गया है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हमारा जो बेल्जियम है उसके जो ब्रुसेल्स एक सिटी का नाम है, वहां पर यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये कथन किसने कहा था कि धर्म को कभी भी हम राजनीति से अलग नहीं कर सकते, तो ये हमारे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ये कथन दिया था। लोकतंत्र की एक विशेषता लिखिए, यह लोगों के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। कौन सी है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। मांग जमा क्या है, यानी आपने अगर बैंक के अंदर कोई पैसा जमा कराया है तो आपको अधिकार है कि आप बैंक से कभी भी वो पैसा मांग सकते हो, तो ये क्या कहलाता, हमारा मांग जमा कहलाता है। बैंक में ऐसी जमा राशि जिसे वह चाहे चेक द्वारा निकलवाया जा सके मांग जमा कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, जो बहुत सारे देशों में क्या करती है, व्यापार करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिनका व्यवसाय एक से अधिक देशों में फैला हुआ होता है। राष्ट्र यानी किसकी बात हो रही है, देश की बात हो रही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये 1986 के अंदर लागू किया गया था। अगला है जो हमारे लघुतरात्मक प्रश्न है, ये भी हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। वियना संधि 1815 के 2 परिणाम हमें बताना है कि जो 1815 के अंदर वियना संधि हुई थी उसके क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिले। पहला है वियना संधि के परिणाम स्वरूप यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित की गई, जिसमें पारस्परिक संस्थाओं, चर्च, सामाजिक भेदभाव, राजतंत्र और परिवार को बनाए रखा। यानी जो ये संधि आई थी इससे क्या हुआ था, रूढ़िवादी व्यवस्था लागू हो गई थी। इस संधि के तहत बुर्बो राजवंश को शासन करने का पुनः अधिकार मिल गया। यानी इसी संधि के आधार पर जो बुर्बो राजवंश था उनको वापस अपना शासन करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। रेशम मार्ग के बारे में आप क्या जानते हैं, तो देख लेते हैं। आधुनिक काल में
पहले जिन मार्गों से चीनी रेशम पश्चिम के देशों को भेजा जाता था, यानी जो चीन था उसके अंदर जो रेशम बनता था उसको जो पश्चिमी देशों में भेजा जाता था उसी को हम रेशम मार्ग कहलाता था। रेशम मार्ग एशिया के विशाल क्षेत्रों को परस्पर जोड़ते तथा ये एशिया को यूरोप, उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते हैं। इस मार्ग से चीनी रेशम तथा पोल्ट्री भारत तथा दक्षिणी पूर्व एशिया से कपड़े तथा मसाले विश्व के दूसरे देशों में पहुंचाए जाते थे। यानी रेशम मार्ग क्या था, यानी चीनी रेशम था उसको पश्चिमी देशों में भेजा जाता था, उसको हम रेशम मार्ग कहते थे। इसके द्वारा जो अपना एशिया था उसको यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ा गया था। कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारे जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसमें तेल हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संसाधन है। अगर ये खत्म हो गया तो हमारे दैनिक जीवन पर क्या क्या असर देखने को मिलेंगे। तो दैनिक तेल संसाधन खत्म होने पर हमारी जीवन शैली अत्यधिक प्रभावित होगी, क्योंकि ये ऊर्जा का एक प्रमुख साधन है। इसके अभाव में हमारा यातायात व आवागमन अत्यधिक प्रभावित होता। इसके अतिरिक्त तेल शोधन शालाएं, संचालित वस्त्र, उर्वरक, असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडे बिंदु को भूमिका अदा करेगा। यानी अगर तेल खत्म हो गया तो क्या होगा, एक तो यातायात पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेट्रोल का प्रयोग किसमें किया जाता है, यातायात संसाधनों में किया जाता है। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहां पैदा की जाती है उसके क्षेत्र का भी हमें विवरण करना है। तो भारत के अंदर जो सबसे प्रचलित फसल है, सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली, वो कौन सी हो जाएगी, चावल हो जाएगी। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ये उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों तथा डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाती है। सिंचाई सुविधा के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव पाया गया है। यानी इन क्षेत्रों में हम जो भारत की जनता है वो सबसे ज़्यादा खाने वाली चीज़ कौन सी है, चावल है। क्योंकि जो भी देश अपने समुद्र के पास में रहते हैं उनका मुख्य खाद्यान्न फसल क्या होती है, चावल ही होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत चावल को होती है, क्योंकि ये कीचड़ में उगाया जाता है। अगली बात करें, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, दो कारण बताइए। यानी हमें बताना है कि सत्ता की साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है। सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। यानी अगर हमने किसी से समझौता कर दिया तो हमारे अंदर जो भावना होती है घृणा वाली, वो कम हो जाती है और हम आसानी से व्यापार कर सकते हैं। सत्ता की साझेदारी सत्ता में लोगों को भागीदारी बढ़ाती है, यानी लोगों को बढ़ावा देती है। इन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं, तो क्या क्या हो जाएंगे। राज्य द्वारा किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया जा सकता, यानी हम उसको मना नहीं कर सकते। दूसरा है, भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त करना है। यानी भारत का जो भी नागरिक है वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसको ये अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की रणनीति बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है तथा जो काम करना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा 1 वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। यानी कहने का मतलब है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत जो भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो सरकार उन्हें कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराती है। अगर वो सरकार उनको 100 दिन का रोजगार देने में असमर्थ है तो वो क्या करेगी, उनको बेरोजगारी भत्ता भी देगी। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है, तो देखो दोनों में क्या अंतर है। खुली बेरोजगारी में योग्य व्यक्ति पूरी तरह से बेरोजगार होते हैं, यानी जो लोग योग्य हैं लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिलता है। जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्ति रोजगार पर तो लगे होते हैं किंतु उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता है। यानी जो लोग जिनके पास तो काम है लेकिन वो उत्पादन में कोई भी भूमिका अदा नहीं करते हैं। दूसरा है, खुली बेरोजगारी स्थायी प्रकृति की होती है, यानी हमेशा बनी रहती है, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति की होती है। स्थायी का मतलब वो हमेशा बनी रहती है, अस्थायी का मतलब कभी काम मिल गया कभी नहीं मिलेगा, यानी वो परमानेंट नहीं है।
वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का तात्पर्य विभिन्न देशों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोलना, यानी जो अपनी अर्थव्यवस्था है जितने भी दूसरे देश हैं उनके लिए खोलना तथा विभिन्न अवरोधों को हटाने से है। यानी अगर दो देशों के बीच व्यापार नहीं हो रहा है तो वैश्वीकरण क्या करता है, उनके बीच का जो भी मतभेद होता है उसको हटा करके उनके व्यापार का समझौता करता है, ताकि पूंजी श्रम का स्वतंत्र रूप से आवागमन हो सके, यानी एक देश से दूसरे देश के बीच का व्यापार हो सके तथा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में वृद्धि हो सके तथा विभिन्न देशों के परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यानी दो देशों के बीच जो व्यापार है उसका आवागमन आसानी से हो सके। इससे क्या होगा, जो दोनों देशों की पूंजी में वृद्धि होगी। इसको ही हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। अगला है पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपके आसपास देखे गए हैं। यानी हमें बताना है कि पर्यावरण में गिरावट आ रही है वो किस किस वजह से आ रही है। पर्यावरण में गिरावट अर्थात वायु, जल, भूमि तथा ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होने के हमारे आसपास के कुछ उदाहरण सूची निम्नलिखित हैं। यानी हमारे आसपास जल, भूमि और जो हमारा ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, इनकी वजह से हमारा जो आसपास का वातावरण है उसमें क्या क्या चीज़ों में गिरावट आ रही है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है यातायात के साधनों में निरंतर वृद्धि होना। यानी किस वजह से हो रहा है, यातायात के साधन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कल कारखानों तथा फैक्ट्रियों में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। बढ़ते हुए शहरीकरण, यानी गांव अब किस में बदलता जा रहा है, शहरी में बदलता जा रहा है। वनों की बेतासा हो रही कटाई, यानी वनों की बहुत ही ज़्यादा कटाई हो रही है। हमारे क्षेत्र के आसपास खनिज निकलने की क्रियाएं, यानी आसपास खनिज निकलेगा उससे भी क्या होगा, हमारी फैक्ट्रियां लगेगी तो प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि होगी, चाहे वो ध्वनि हो, वायु हो या हमारा जल प्रदूषण हो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये हमारे 3 नंबर के होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को बर्बाद कैसे किया, समझाइए। साथ ही अथवा में प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुए आविष्कारों पर एक लेख लिखिए। यानी दोनों में से हमें एक प्रश्न करना है। पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को निम्न प्रकार बर्बाद किया। पहला था, इंग्लैंड के उद्योगपतियों के दबाव में वहां की सरकार ने भारतीय कपड़ों का आयात शुल्क लगा दिया। यानी भारत का जो सूती वस्त्र था वो बाहर जाता था, उस पर आयात कर लगा दिया ताकि मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में सरलता से बिक सके। दूसरी तरफ इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी दबाव डाला ताकि वे ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजार में बेचे। इसके परिणाम स्वरूप 1850 तक आते आते ब्रिटिश सूती कपड़ों का आयात भारत में 31% हो गया, ताकि 1870 तक बढ़कर 50% से ऊपर चला गया। यानी इन्होंने क्या किया था, जो भारत का कपड़ा था उसको बाहर जाता था उस पर क्या लगा दी थी, शुल्क लगा दिया था, और जो इंग्लैंड का कपड़ा था वो भारत में आसानी से आ सके, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी उनका साथ दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की इस नीति से भारतीय सूती वस्त्र का जो व्यापार था वो ढह रहा था और स्थानीय बाजार भी सिकुड़ने लगा था। कम लागत से मशीनों से बनने वाले आयात कपड़े इतने सस्ते थे कि भारतीय बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सके। जो बाहर से कपड़े आते थे वो इतने सस्ते थे कि जो हमारे कपड़े थे वो उनसे महंगे थे, तो हमारा उद्योग क्या हो जाएगा, बंद ही हो जाएगा। भारतीय बुनकरों को अब अच्छी किस्म की कपास की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। यानी भारत में जो कपड़े बनाते हैं उनको जो कपास था वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पा रहा था, ताकि वो अच्छी क्वालिटी के कपड़े बना सके। अगला है, औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुए क्या क्या आविष्कार हुए। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत निम्न प्रमुख आविष्कार हुए। एक तो स्टेपलर, पुलर्स और कार्डिंग। 18वीं सदी में हुए इन आविष्कारों ने सूती वस्त्र उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। दूसरा है, सूती मिल की रूपरेखा। रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़े मिल की रूपरेखा सामने रखी। कारखानों में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथ में आ गई थी। अगला है, स्पिनिंग जेनी। जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांगों को क्या कर दिया, घटा दिया। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता है और एक साथ कई धागे बना देता है। यानी इन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया जिसकी सहायता से मजदूरों की संख्या में तो कमी हो गई, क्योंकि एक ही मजदूर बहुत सारे काम एक साथ कर सकता था। फ्लाइंग शटल, ये रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाली एक यांत्रिक औजार है जिसे बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लाइंग शटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करंगों चलाने तथा चौड़े अरब्स का कपड़ा बनाने में मदद मिलने लगी थी।
क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके अंदर भी हमें दो प्रश्न दे रखे हैं, चलो देख लेते हैं। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के तरीके को हमें बताना है, क्या क्या थे। तो राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण यानी वर्षा का जो जल आता है उसको हम कैसे इकट्ठा करें, इसकी तकनीक है खादिन तथा जोहड़। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं जिससे भूमि की सिंचाई की जा सके तथा संरक्षित जल को कृषि के काम में प्रयुक्त किया जा सके। जैसलमेर जिले में इन्हें खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में इन्हें जोहड़ कहा जाता है। कहने का मतलब है जो भी वर्षा का जल आता है खड्डे में क्या कर लेंगे, उसको इकट्ठा कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हम सिंचाई बाद में कर सकते हैं। जैसलमेर में इन खड्डों को खादीन कहा जाता है, जबकि भारत के अन्य क्षेत्रों में इन्हें जोहड़ का नाम दिया गया है। टाका, राजस्थान में बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में लगभग प्रत्येक घर में पानी यानी पीने का पानी संग्रहित करने के लिए टांका यानी भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं। इनका आकार एक बड़े कमरे के समान होता है। टांका यहाँ छत वर्षा जल संग्रहण तथा अभिन्न हिस्सा होता है। ये घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का जल इन पाइपों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता है। यानी दूसरा तरीका है वो क्या करते हैं, जैसलमेर जिधर वर्षा बहुत कम होती है और पानी की वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध है, तो वो क्या करेंगे, मकान के बराबर का एक टैंक बना लेते हैं जिसके अंदर वर्षा के पानी को एकत्रित कर लेते हैं ताकि बाद में उसको वो पीने के काम में ले सके। जो हमारा दूसरा प्रश्न था वो क्या था, एक बार उसको भी देख लेते हैं। अथवा के अंदर था वो था जल जीवन मिशन और बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली को हमें समझाना है कि जल जीवन मिशन क्या है। तो चलो एक बार इसको देख लेते हैं। जल जीवन मिशन, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और उनके जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। यानी जल जीवन मिशन प्रत्येक आदमी को यानी पर्याप्त पानी उपलब्ध हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक दिन में 55 लीटर पानी मिलना ही चाहिए। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है, मेघालय में नदियों तथा झरनों में जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधि है। यानी जो मेघालय है उसके अंदर नदियों और झरनों का जो पानी आता है उसको बांस विधि के द्वारा एकत्रित किया जाता है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है, उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। यानी ये जो पानी है बांस के अंदर इकट्ठा हो जाता है, फिर इसको जहाँ पर भी हमें सिंचाई करनी हो वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे में छोड़ दिया जाता है। यानी जो पानी बच जाता है उसको पौधों में डाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। दूसरा था संघवाद क्या है, संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हमें बतानी है। चलो भारत में संघीय व्यवस्था की बात करें तो भारतीय संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। पहला है संघ सरकार, दूसरा है राज्य सरकार। बाद में पंचायत तथा नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा रूप खड़ा हो गया। इन तीनों स्तरों की शासन व्यवस्था के लिए एक अलग अलग अधिकार स्थित है। यानी पहले तो संघ और राज्य सरकारें थी, उसके बाद पंचायत और नगरपालिका भी आ गई। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 सूचियां क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा विभाजित किया गया है। यानी इनको 3 भागों में बांटा गया है। बाकी बचे अवशिष्ट यानी विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं। संवैधानिक प्रावधानों तथा कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सत्ता के बंटवारे से संबंधित सरकारों के बीच विवादों का भी क्या करती है, निपटारा करती है। अगला है हमारा संघवाद से क्या आशय है, उसके बारे में देख लेते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी एक आम रूप है। शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, इसे ही प्राय हम संघवाद के नाम से जानते हैं। संघवाद में संविधान द्वारा सर्वोच्च सत्ता केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच विभाजित होती है। संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं, सरकार के 2 स्तर। संघीय शासन व्यवस्था में प्राय 2 स्तर सरकारें होती हैं। इनमें से एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दूसरी सरकार राज्य तथा प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है जिन्हें स्थानीय महत्व को विषय देती है। यानी एक तो हमारी केंद्र सरकार होगी, दूसरी क्या हो जाएगी, राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश को देखती है जबकि राज्य सरकार उसके अधीन जितने भी क्षेत्र आते हैं उनको देखती है। न्यायालय की सर्वोच्चता,
संघात्मक शासन व्यवस्था में विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवादों को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय भी स्थापित है। यानी अगर किसी के बीच भी कोई भी झगड़ा वगड़ा या कोई विवाद हो गया तो उसको न्यायालय के द्वारा हटाया जाएगा। संवैधानिक मान्यता, विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं तथा संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और उनकी शक्तियों व अधिकारों को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ये भी हमारा क्या हो गया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया। मुद्रा विनिमय एक आया माध्यम है, यह वस्तु विनिमय के दोषों को दूर करती है, व्याख्या कीजिए। यानी हमें बताना है मुद्रा से अभिप्राय उस वस्तु से है जिसका सामान्य विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। करेंसी, कागज के नोट तथा सिक्के। मुद्रा वस्तु विनिमय के दोषों को दूर करता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय के लिए आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना आवश्यक है, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे की चीजें खरीदने अथवा बेचने में सहमत रखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे सहयोग के लिए बड़ी कठिनाई होती है। मुद्रा व्यवस्था में मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने, विनिमय के लिए आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती है, विनिमय आसान कर देती है। यानी कहने का मतलब है अगर दो कोई भी जैसे माइक्रो कंपनियां हैं, उनको कोई भी चीज़ क्या करनी है, एक दूसरे से लेनी देनी है, तो वो किसके माध्यम से लेंगे, हमारी करेंसी यानी नोट के माध्यम से क्या करेगी, एक दूसरे की वस्तुओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकती है। इसी को हम मुद्रा विनिमय के नाम से जानते हैं। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों में व्यापारिक बैंक हो गया, सहकारी समितियां हो गई, ग्रामीण बैंक हो गया, इनको क्या किया गया, सम्मिलित किया गया है। इन स्रोतों द्वारा कम ब्याज पर लंबे समय तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यानी ये संस्थाएं क्या होती है, जिनको भी हमें पैसे की जरूरत होती है वो इनसे क्या कर लेता है, ऋण उधार ले लेता है कम ब्याज पर। भारत में औपचारिक स्रोत पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण किया गया है। यानी इन जितनी भी संस्थाओं का नियंत्रण कौन करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा इनको मैनेज किया जाता है। ऋण के अनौपचारिक स्रोत क्या है, ये तो औपचारिक है जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। भारत में ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में साहूकार हो गए, महाजन हो गए, बड़े किसान हो गए, व्यापारियों, रिश्तेदारों, मित्रों आदि को भी सम्मिलित किया गया है। अनौपचारिक स्रोतों द्वारा लोगों को उच्च ब्याज दर देनी पड़ती है। यानी औपचारिक में तो हमें पैसा कम देना पड़ता है, अनौपचारिक में हमें पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। अब हमारे जो निबंधात्मक प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से वर्णन करना है। भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारणों का भी हमें एक उल्लेख करना है। चलो देख लेते हैं। पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या क्या था, दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की दांडी यात्रा से शुरू हुआ। मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान पर प्रस्थान किया था। यानी महात्मा गांधी जी ने मार्च 1930 में 78 अपने जो कार्यकर्ता था उनके साथ उन्होंने दांडी नामक यानी साबरमती में दांडी नामक स्थान पर प्रस्थान किया। उन्होंने 240 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में तय की। यानी उन्होंने 224 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन में तय की। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया। इसे उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। यानी उन्होंने क्या किया, समुद्र के पानी से क्या बनाया था, नमक बनाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्वरूप, सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए बल्कि उपनिवेशी कानून का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रकृति, शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया। अनेक स्थानों पर लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखाने के सामने प्रदर्शन किए। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। किसानों ने लगान और चौकीदारी पर कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांवों में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों ने त्याग पत्र दे दिए। जंगलों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करते हुए आरक्षित वनों में लकड़ी बीनना तथा पशुओं को चराना भी क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। यह सब सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्वरूप ही हुआ था। अगला है हमारा ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। इसको देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियां अपनाई। अप्रैल 1930 में जब अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गाड़ियों का सामना करते हुए सड़क पर उतर गई। बहुत सारे लोग मारे गए थे। इससे लोगों के तीव्र आक्रोश भी उत्पन्न हुआ था। 1 माह बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने दमन का रास्ता अपनाते हुए शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमला किया, औरतों बच्चों मार पिटा तथा लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी तथा वायसराय लॉर्ड
इरविन के बीच एक समझौता हो गया, जिसे गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। इस समझौते के अनुसार गांधी जी लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। इसके बदले में सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर स्वीकार करना पड़ा, यानी उनको भी क्या कर दिया था, रिहा कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनरारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस शुरू कर दिया था। सरकार ने आंदोलन को कुचलने का भरपूर प्रयास किया। एक वर्ष बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, यानी एक वर्ष तक चला, परंतु धीरे धीरे आंदोलन शिथिल पड़ने लगा। 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। दूसरा जो हमारा 8वां का प्रश्न था, भारत में राष्ट्रवाद उदय के क्या क्या कारण थे, तो उपनिवेश विरोधी आंदोलन। भारत में राष्ट्रवाद उदय की प्रक्रिया उपनिवेश विरोधी आंदोलन से गहरे तौर से जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। उत्पीड़न और दमन के भावों में समूह को एक दूसरे में बांध दिया गया। उन्होंने महसूस किया कि औपनिवेशिक शासन को समाप्त किए बिना उनके कष्टों का अंत नहीं होगा। इस विचार ने राष्ट्रवाद की भावना को उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जोड़ दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का योगदान। भारत में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में प्रथम विश्व युद्ध के योगदान को निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया है, यानी कौन कौन से कारण थे। करों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस व्यय की प्रति के लिए कर्जा लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर नामक एक नया कर भी लगा दिया गया। भारत में घोर असंतोष हुआ, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। मूल्यों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कीमतें लगभग 2 गुनी हो चुकी थी। बढ़ते हुए मूल्य के कारण जनसाधारण की कठिनाइयां बढ़ गई थी। जीवन निर्वाह भी क्या हो गया था, कठिन हो गया था। सैनिकों की जबरन भर्ती। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नेवियों को सेना में जबरदस्ती भर्ती कराया गया। ग्रामीण जनता में आक्रोश व्याप्त था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जनता की आकांक्षाओं का पूरा न होना। भारतीयों को आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात उनके कष्टों और कठिनाइयों का अंत हो जाएगा, परंतु उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। इसी कारण से भारतीयों में घोर असंतोष व्याप्त हुआ, जिससे भारत में राष्ट्रीयता की भावना को विकास योगदान हुआ। रोलट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने तथा राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। भारतीयों ने इस एक्ट का विरोध करने का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय जागृति आई। अहिंसा और सत्याग्रह का विचार तथा असहयोग आंदोलन। इसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा और सत्याग्रह का विचार सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। भारत आकर गांधी जी ने सत्याग्रह पर आधारित असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चलाए। इन आंदोलनों ने भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित कर दिया। इन्हीं आंदोलन के तहत बहिष्कार, असहयोग, स्वदेशी आदि कार्यक्रमों के राष्ट्रवाद का क्या था, योगदान था। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाएं क्या क्या थी वो बताना है। देखो, पहली थी उम्मीदवारों के रूप में भूमिका। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा गया। चुनाव में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करके चुनाव लड़ते थे। नीति निर्माता की भूमिका। राजनीतिक दल नीति निर्माता की भूमिका भी निभाते हैं। सरकार प्रायः दलों की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करते हैं। कानून निर्माण की भूमिका। राजनीतिक दल देश के कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानूनों का दलों के सदस्यों की औपचारिक बहस होती है, उन्हें विधायिका के पास करना पड़ता है। सरकार की भूमिका। बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल सरकार बनाते थे, चलाते हैं। जो भी राजनीतिक दल विधायिका में बहुमत प्राप्त करता है वह अपनी सरकार को बना लेता है और अपने अनुरूप ही क्या करता है, कार्य करता है। अगला है विपक्ष के रूप में भूमिका। वे दल जो सरकार के सम्मिलित नहीं होते हैं उनके सदस्य विधायक पक्ष की भूमिका निभाते हैं। यानी जो दल जीता हुआ है वो तो क्या होगा, अपने कानून चलाएगा, और ये विपक्षी दल भी होगा जो क्या करेगा, उनका विरोध करता है। जनमत निर्माण की भूमिका। जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दे को उठाते हैं, उन पर बहस करते हैं, कई लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। राजनीतिक दल के क्या क्या कार्य हैं, चुनाव लड़ना, यानी पहला काम में क्या हो जाएगा इनका, चुनाव लड़ते हैं, यानी उनमें से एक उम्मीदवार खड़ा होकर चुनाव लड़ता है। दूसरा है दल की नीतियां और कार्यक्रमों को सामने लाना, यानी दल कौन कौन सी नीतियां हैं उनको जो भी जनता होती है उनको बताते हैं और नए नए कार्यक्रम का भी क्या करते हैं, वो आयोजन करते हैं। कानून का निर्माण करना, यानी जो भी दल जीत जाता है वो कानून का क्या करता है, निर्माण करता है, अपने अनुसार उनमें चेंजेज करता रहता है। सरकार बनाना तथा चलाना,
जो दल जीत जाता है वो अपनी सरकार चलाता है और अपने ही कानून बनाता है। सरकार की नीतियों का विरोध, यानी सरकार जो भी विपक्ष का दल होता है वो सरकार की नीतियों का भी क्या करता है, विरोध करता है। जनमत का निर्माण, यानी ये क्या करेगा, जनता को एकत्रित करने का काम भी करता है। सरकारी मशीनरी तक उपलब्ध करवाना, यानी सरकार है वहाँ तक जितनी भी मशीनरी है उनको उपलब्ध करवाना भी यही काम क्या होता है, इनका होता है। अगला है, हमें एक मैप दिया गया है, मैं बोला है निम्नलिखित तेल क्षेत्रों को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित कीजिए, यानी हमें बताना है मुंबई हाई, अंकलेश्वर, डिगबोई और बसीन। और साथ ही अथवा में एक प्रश्न और है, लौह अयस्क निर्यातक पत्तनों को भारत के रेखा चित्र में बताना है। मारमागाओ, मंगलुरु, पारादीप और विशाखापट्टनम, इनको हमें भारत का जो नक्शा है, मानचित्र है, उसके अंदर हमें इनको बताना है। अगर हम बात करें तो हमारा देखो यहाँ पर अंकलेश्वर तो इस जगह पे है, यानी कहाँ पर आ गया, ये हमारा गुजरात के अंदर है। बसीन भी गुजरात के अंदर है। मुंबई हाई कहाँ है, हमारा ये महाराष्ट्र के अंदर है। और हमारा डिगबोई यहाँ पर स्थित है। चलो नीचे वाला देख लेते हैं, अथवा का प्रश्न था, उसमें हमें क्या क्या बताना था। देखो सबसे पहले हमारा मंगलुरु तो यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पे मंगलुरु हो गया। यहाँ पर हमारा मारमागाओ हो गया, यहाँ पर हमारा विशाखापट्टनम हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पारादीप स्थित हो जाएगा। ये हमारा कक्षा 10 का जो एसएसटी का मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा प्रोवाइड किया गया था। साथ ही ये संजीव डेस्क वर्क है, उसका ये मॉडल पेपर 1 है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसी प्रकार हम इसके जो 8 मॉडल पेपर और है आगे आने वाले वीडियो में उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।